मेरे राजनाथ जी सिर्फ यहाँ के एमपी नहीं हैं, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है, देश के गृह मंत्री नहीं है। राजनाथ जी से हम सब का एक नाता है और मेरे ये पर्सनल फेवरेट पॉलिटिशियन हैं। तो बहुत कम लोग होते हैं जो बड़े दिल को छूते हैं। आज का दिन आपके लिए बहुत व्यस्त था, सिर्फ ये हम लोगों के लिए टाइम निकाल के, लखनऊ के लिए टाइम निकाल के, समागम के लिए टाइम निकाल के आए हैं यहाँ पर और सिर्फ इसी समागम से वापस चले जाएंगे। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ राजनाथ जी दिल से। थैंक यू। और सीधे सवाल जवाब पर ही आए। हाँ, नहीं, भाषण देते देते तबीयत उब गई है, मैंने कहा सीधे क्योंकि हमारी खुद भी ख्वाहिश ये थी कि इंटरेक्शन होना चाहिए। भाषण तो प्रतिदिन देते हैं हम लोग, एक बार, दो बार, तीन बार। ये तो चलिए फिर बातचीत से शुरू करते हैं। आपके अगर कोई सवालात हों तो आप लिख के भेजिएगा, हम आपके नाम के साथ राजनाथ जी से पूछेंगे। राजनाथ जी, आप केंद्रीय मंत्रिमंडल में नंबर 2 की हैसियत में हैं, सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं। 3.5 साल आपके पूरे हो गए, 70% आपने अपनी कार्यकाल आपने पूरा कर लिया। कैसे आंकते हैं आप, कैसे आंकते हैं 70% कार्यकाल को? वैसे मैं अपने पर्सनल परफॉर्मेंस का मूल्यांकन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जहां तक गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस का सवाल है, मैं कह सकता हूं कि इस गवर्नमेंट के आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की साख और भारत की विश्वसनीयता बढ़ी है। और इंटरनेशनल जो पॉलिटी है, इंटरनेशनल पॉलिटी में भी भारत की अहमियत और भारत की सेह यह बढ़ी है। दुनिया अब यह महसूस करती है कि भारत इस समय वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और यह भी मानती है कि भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, बल्कि भारत दुनिया के ताकतवर देशों की कतार में आकर खड़ा हो गया है। और जो कुछ मेजर स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं इन लगभग 3.5 वर्षों में, उसकी अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी भूरी भूरी प्रशंसा हुई है। और मैं केवल इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं भी गवर्नमेंट का एक पार्ट एंड पार्सल हूं, इस कारण नहीं कह रहा हूं, बल्कि जो कुछ भी अच्छे पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज पर अपनी एनालिसिस देने वाले लोग होते हैं, उनके भी आर्टिकल्स को मैं देखता हूं, तो यदि कहीं पर कोई थोड़ी बहुत यदि आलोचना दिखाई देती है तो मुझे उसमें प्रशंसा गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस से लेकर ज्यादा दिखाई देती है। लेकिन अभी जैसे जीएसटी पर, नोटबंदी पर, इस पर ऐसा लग रहा था जैसे देश में जिस असर की बात की गई थी और जिस वायदे के साथ किया गया था उसको अचीव नहीं कर पाए, ये एक फीलिंग हो रही थी। मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि हम जो कुछ भी अचीव करना चाहते थे काफी हद तक हमने अचीव किया है। नक्सलिज्म के फ्रंट पर और नॉर्थ ईस्ट का जो एक्सट्रीमिज्म है उस फ्रंट पर, और जो टेरर फंडिंग होती रही है, काफी हद तक उसमें जो कमी आई है नोटबंदी के कारण। मैं उस पर आपसे बात करूंगा, लेकिन चूंकि 3.5 साल का और खासकर ये जो भारत है ये इकोनॉमी को बहुत जोर देता है। आपने कहा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है हम, तो ये कुछ ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारी दुनिया कह रही है। एग्जैक्टली 130वें नंबर से आप 100वें नंबर पर आए हैं, एक अच्छी छलांग लगाई है। ईज ऑफ डूइंग, बिजनेस डूइंग में हाँ, वो लगभग देखा जाए तो जब गवर्नमेंट हमारी बनी थी तो हमारी रैंकिंग 140 की थी, उसमें 40 का जंप हुआ है जी, और हम 100 की रैंकिंग इस समय हो गई। ये आंकड़े का एक पक्ष है, लेकिन अगर दूसरे पक्ष को देखें तो हम बहुत सी चीजों में बांग्लादेश से नीचे भी चले गए हैं। तो ये जो द्वैत है, आप हंगर इंडेक्स की बात करें, भूख के इंडेक्स की बात करें, उसमें हम नीचे आ गए हैं जो हमें बेहतर होना चाहिए था। देखिए, ऐसा है कि समय केवल 3.5 वर्षों का ही हुआ है। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारी पॉलिसीज, इनको इंप्लीमेंट करना भारत जैसे बड़े देश में जिसकी 126 करोड़ की पॉपुलेशन है, ज्योग्राफिकल एरिया भी जिसकी बहुत बड़ी है, कोई चीज लागू की जाती है उसका प्रभाव पूरी तरह से नीचे तक पर्कुलेट करने में
एक समय लगता है। कोई यह दावा नहीं कर सकता कि हम साल 2 साल के अंदर ही हम जो निर्णय कर रहे हैं उसका प्रभाव पूरी नीचे की तरह दिखाई देने लगेगा। लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का यह संकल्प है कि भारत से हम गरीबी को भी मिटाना चाहते हैं, बेरोजगारी का भी एक बहुत बड़ा संकट है, उस संकट पर भी हम विजय हासिल करना चाहते हैं आपने और करेंगे। जी, आपने रोजगार की बात की, लेकिन रोजगार के अवसर घटे हैं, ये सरकार की रिपोर्ट कहती है। तो इस पर कोई क्या एक ऐसी कोई आपात स्थिति जैसी मानकर कोई एक ऐसी योजना बन रही है जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ रोजगार बेहतर होने जा रहे हैं? अब देखिए, गवर्नमेंट का स्किल डेवलपमेंट का जो कार्यक्रम है, हम लोगों का ये टारगेट है कि लगभग 3 वर्ष के अंदर ही 1 करोड़ ऐसे नौजवानों के स्कूल को डेवलप करेंगे और उन्हें हम रोजगार मुहैया करेंगे। और उसके अतिरिक्त जो कुछ मेजर स्टेप्स लिए गए हैं, हो सकता है कि उनके कारण तात्कालिक तौर पर यदि कोई देखे तो ये दिखाई देता होगा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज ही घटी हैं, क्योंकि जब कभी भी दुनिया के किसी भी देश में कोई बहुत कठोर फैसले हुए हैं तो कठोर फैसलों के कारण यह होता है कि शॉर्ट टर्म पेन तो होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म गेन भी दुनिया के देशों को हुआ है। यह भी उदाहरण हम लोगों के सबके सामने है। जब हम विकास की बात करते हैं और जब हम सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, तब एक सामाजिक समरसता की बात आती है कि ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन उस समय जब कहीं कुछ लोगों को किसी सिर्फ गौरक्षक होने के नाते कुछ लोग कुछ करते हैं, कुछ लोग मारे जाते हैं, तो देश की भी बड़ी बदनामी होती है। बिल्कुल होती है। और उसके लिए क्या कोई सॉलिड पॉलिसी निचले स्तर तक ऐसे लोगों को रोका जाए ताकि देश का नाम ऐसा हो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है, पर लोगों को ये भरोसा भी हो कि भारत सुरक्षित है हमारे लिए? मैं समझता हूं कि जहां तक हमारी सरकार का प्रश्न है, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती, किसी को भी। आपने और बराबर मैं ये भी जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो मामले कुछ गायों की सुरक्षा को लेकर जो आए थे सामने, स्वयं एज ए होम मिनिस्टर ही मैंने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को अपनी एडवाइजरी भी जारी की थी और मैंने कहा कि यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है ये इंश्योर करें कि कोई भी व्यक्ति अपने हाथ में कानून लेने की जरूरत न करे। आपने मुख्यमंत्रियों से सीधे बात भी की थी? सीधे सारे देश के सभी मुख्यमंत्रियों से भी मैंने बात की थी, केवल मुख्यमंत्रियों से ही नहीं बात की थी, मैंने गवर्नर से भी कहा था कि इस मुद्दे पर भी जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उसके परफॉर्मेंस को रिव्यू करें। हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं। मुझे याद है जब हमने पहली सबमिट की थी तो आप तशरीफ लाए थे और आपने उस दिन कहा था कि आईएस के बढ़ते प्रकोप से अगर कोई सबसे ज़्यादा लड़ने में हमारी हेल्प कर रहा है तो इस देश का मुस्लिम समाज है जो बार बार हमारे पास आते हैं। ऐसी कोई हमें एक कहानी आप बता सकते हैं जिससे कि एक लोगों को लगे कि कोई आया और उसने इस तरीके से अपने बच्चों को बिगड़ने से बचाने में? जनरल परसेप्शन जो कभी कभी बोलते हैं लोग तो कहते हैं रेडिकलाइजेशन बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। मानता हूं रेडिकलाइजेशन एक ग्लोबल फेनोमेनन है, लेकिन भारत का जहां तक सवाल है, इंडोनेशिया के बाद सर्वाधिक मुसलमान यदि कहीं पर रहता है तो भारत में रहता है। लेकिन मैं भारत के मुस्लिम समुदाय के संबंध में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भारत में अन्य देशों की अपेक्षा सबसे कम रेडिकलाइजेशन हुआ है। मैं कह सकता हूं इनसिग्निफिकेंट, बहुत ही कम। और यदि बहुत ही कम रेडिकलाइजेशन होता है तो उसका श्रेय यदि मैं देना चाहता हूं तो अपने हिंदुस्तान में रहने वाले इस्लाम को मानने वाले लोगों को इसका श्रेय देना चाहता हूं। ये जब आप बोलते हैं तो थोड़ा पार्टी लाइन से आप हट नहीं जाते? आप पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। बिल्कुल, किसी लाइन से नहीं हटता हूं। जो हकीकत है, जो दिल की बात है, वही मैं बोलता हूं। अभी एक आतंकवादी आईएस का पकड़ा गया अबू जुनैद बंबई में, जिसका उत्तर प्रदेश से भी कनेक्शन पाया जा रहा था। आपको लगता है कि आईएस का खतरा, आईएस और अन्य आतंकवादी संगठनों का खतरा पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा बढ़ा है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि कोई खतरा कोई बहुत बड़ा है। और ये बात सही है कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत को बराबर डिस्टेबलाइज करने की, भारत को बराबर तोड़ने की वो कोशिश करता रहता है। आपने पाकिस्तान जी जिस प्रकार का, चाहे हमारी आर्मी हो, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस हो और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, इन सब के बीच जैसा म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है, बहुत ही बेहतर कोऑर्डिनेशन है।
और उस पर हमको कामयाबी बहुत ही अच्छी मिल रही। पाकिस्तान की जब बात आती है तो कश्मीर हमारे जहन में खुद ब खुद आता है। एक बात कही गई कि हमने नोटबंदी की और इसकी वजह से कश्मीर में पत्थरबाजी कम हुई। वो ज़रूर कम हुई होगी, लेकिन इधर जिस तरह पॉलिटिकल लीडर्स की हत्या वहाँ हो रही है, 18 पॉलिटिकल लीडर्स कुछ दिन में मारे गए हैं वहाँ। आपको लगता नहीं कि वो लोकतंत्र के लिए थोड़ा सा खतरा है? देखिए, कश्मीर के बारे में जो लोग जानते हैं उन्हें मालूम है कि मैं 95 की फिगर देना चाहता हूँ। 95 में अप्रॉक्सीमेटली 6000 इंसिडेंट्स हुए थे केवल एक साल में कश्मीर के अंदर। लेकिन इस समय यदि नंबर ऑफ इंसिडेंट्स को यदि कोई देखे तो अप्रॉक्सीमेटली 300 के आसपास है, माने लेस देन 300 है इस समय की हालत ये है। तो आपको लगता है जी जी इस कश्मीर के हालात में भी सुधार काफी हुआ है, और आपने देखा होगा कि इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव दिनेश्वर शर्मा, जो कि हमारे फॉर्मर डीआईबी रहे हैं, हमारे साथ भी उन्होंने काम किया है, बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही एक अच्छे अफसर हैं। उनको स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर निश्चित किया है कि जाकर जितने भी जम्मू कश्मीर के स्टेक होल्डर्स हैं, सभी स्टेक होल्डर से वो बातचीत करेंगे, और वहाँ जो कुछ भी इस प्रकार के डिस्टर्बेंसेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, इसके बारे में वो अपनी रिकमेंडेशंस दें। ये आपको नहीं लगता कि ये भी एक जोखिम भरा फैसला था, क्योंकि कल तक वो आईबी के चीफ थे और बहुत से लोगों ने उनसे बात करने से सिर्फ इसलिए मना किया कि कल तक तो आप हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। वैसे मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, चाहे मीडिया में जो कुछ भी आपको पढ़ने को मिलता हो, लेकिन सभी बात कर रहे हैं, सभी बात करेंगे। अच्छा, तो क्या मैं कोई एक मेजर ब्रेक थ्रू की उम्मीद करूं आने वाले दिनों में जल्दी? नहीं, मैं तो ईश्वर से यही कामना करूंगा कि एक मेजर ब्रेक थ्रू मिले। एक सामान्य, जब मैं कश्मीर जाता हूं या वहां के लोगों से मिलता हूं, तो एक सामान्य फीलिंग ये है कि अगर कुछ दिन वहां पर सरकार बनाने की जल्दी नहीं की जाती और ऐसा ना होता कि आप भी सरकार में शामिल होते और सरकार गठित हो जाए जल्दी से जल्दी, तो शायद रिजल्ट जल्दी आते। नहीं नहीं, ये तो स्पेकुलेशन है। दूसरी बात भी हो सकती है, यदि वहां पर यदि गवर्नमेंट न होती तो जनता के अंदर यह भी आक्रोश पैदा होता कि हमने पहली बार 70% की पोलिंग की है, किसी यदि पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं हासिल हुई तो कम से कम 2 पॉलिटिकल पार्टी आपस में मिलकर हमको गवर्नमेंट नहीं बना पा रही हैं, तो इसको लेकर भी नाराजगी होती है। एक थोड़ा सा, और गवर्नमेंट बनने का लाभ होता है कि गवर्नमेंट में जो लोग रहते हैं उनका जनता के साथ भी तो एक होता है सीधा, अल्टीमेटली तो लोकल ही है, उनके साथ संवाद बनाने में भी सुविधा होती है। एक जैसे जब दिनेश्वर शर्मा की नियुक्ति हुई तो एक बात उसी संवर्ग के अधिकारियों ने दिल्ली में मुझसे कही कि अगर इसकी जगह एसके दुल्लत को रखा जाता तो शायद बेहतर नाम होता। क्या विचार किया था? मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन बहुत सोच समझकर फैसला किया। अच्छा, अब कश्मीर की बात पर मुझे आपका कुछ दिन पहले का एक बयान याद आता है। उस बयान से इनफैक्ट मैं बहुत सी चीजें सोचने पर बाध्य हो गया था। आपने शायद हैदराबाद में कहा था कि हमें परमाणु युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, परमाणु युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। हालात कुछ इस तरीके के हो रहे हैं। नहीं, ऐसा तो मैं कभी बोल भी नहीं सकता। तो वो लेकिन ऐसा हुआ कि हमारी जो स्पीच हुई थी जी, जो हमारे आईपीएस प्रोबेशनर्स थे जी, नेशनल पुलिस एकेडमी में, उनकी पासिंग आउट परेड थी। तो पासिंग आउट परेड को मैं एड्रेस करने गया था, जिसे कन्वोकेशन होता है विश्वविद्यालयों में। तो हमारे आईपीएस प्रोबेशनर्स जो होते हैं, ट्रेनिंग के बाद उनकी पासिंग आउट परेड होती है। उसमें मैंने कहा कि विश्व के कई ऐसे संगठन हैं, कई ऐसे देश हैं जो कि कभी कभी परमाणु युद्ध की भी, एटॉमिक वार की भी, न्यूक्लियर वार की भी बराबर धमकी दिया करते हैं। मैंने ऐसे संकट पैदा हो रहे हैं, इस रूप में मैंने कहा था। या मैंने नहीं कहा था कि यहाँ पर न्यूक्लियर वार। हमेशा की तरह मीडिया ने उसको विस्फोट कर दिया। अच्छा, एक मुद्दा कश्मीर का और है, ये मेरा आखिरी सवाल है कश्मीर पर, कि आप लोगों का एक वायदा था, आपने भी कहा था, प्रधानमंत्री ने भी कहा था चुनाव से पहले कि कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास होगा। उसमें अभी तक कोई काम नहीं हुआ। मैं इस संबंध में बताना चाहूंगा कि पहले जो चीफ मिनिस्टर थे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, तो जब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जब वो मुझसे मिलने के लिए आए थे, उस समय ही मैंने उनसे आग्रह किया था
उसके बाद उन्होंने भी अपनी सहमति इस पर व्यक्त की थी। खुशी की बात यह है कि उन्होंने भी अपनी सहमति व्यक्त की थी कि जितने भी हमारे कश्मीरी पंडित हैं उनका रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, और उसके लिए एक लैंड का भी एलोकेशन उन्होंने कर लिया था। लेकिन बाद में वहां कुछ डिस्टर्बेंसेस जो चले, उसके कारण शायद वो मामला रुका हुआ है। बार बार इस समय की जो चीफ मिनिस्टर हैं उनसे हमारी बात होती रहती है, और उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की है और कहा है कि कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास करने के लिए मैं प्रभावी कदम उठाऊंगी और करूंगी। उन्होंने भी आश्वस्त किया है। रोहिंग्या मुसलमानों का भी कश्मीर से जुड़ा एक इशू था। सर्वाधिक रोहिंग्या जम्मू में थे। जम्मू में बसाने के पीछे तुक क्या थी उन लोगों को? ऑलरेडी एक डिस्टर्ब प्रदेश था। अब इसका जवाब तो हमारे जो पहले की गवर्नमेंट रही है वही उसका दे पाएंगे, लेकिन प्रिकॉशन लेना चाहिए था कि वो ना आने पाए, एक स्थान पर न बसने पाए, ये प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो उनको हटाने में कितनी कामयाबी अब तक आपको मिली है? अभी इस संबंध में मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। रोहिंग्यास पर कोई जवाब नहीं देंगे? हाँ। अच्छा। अभी कोई जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि इस संबंध में मैं एक बार बोल चुका हूं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मैंने कहा था, और जो कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई करेंगे। एक और सवाल है दाऊद का। मैंने 2 साल पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम जो कुछ भी फैसले करते हैं उसमें ह्यूमैनिटेरियन एंगल को भी हम ध्यान में रखते हैं, और मानवीय आधार पर हम कोई निर्णय नहीं करते। एक सवाल और है दाऊद का कि अब आपके पुराने दोस्त राज ठाकरे कहते हैं कि आपको तो अब अगले चुनाव में जो कुछ सहारे और आसरे हैं उसमें दाऊद भी है। दाऊद इब्राहिम राज ठाकरे कहते हैं। और दाऊद जो है वो खुद आना चाहता है, बीमार है, उसे लगता है कि अपनी जन्मभूमि पे जाकर मरे, तो वो तो खुद ही आना चाहता है और आप लोग उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं उसके आने को। नहीं, ये संदेश तो मुझे अभी आज तक नहीं मिला। नहीं, मिलेगा भी यदि किसी को तो इस देश के होम मिनिस्टर को ही मिलेगा, मुझे ही मिलेगा। तो दाऊद इब्राहिम के बारे में आप कोई सीधा जवाब क्यों नहीं देते हैं कि कुछ उसके लिए हम कुछ ऐसा हो रहा है कि वो न्याय तक पहुंचे? हम चाहते हैं उसके लिए जितने भी जो भी डॉक्यूमेंट्स आवश्यक हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी पाकिस्तान को मुहैया कराए जा चुके हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि कब आएगा, क्या होगा, कैसे होगा, अब उसकी प्रतीक्षा ही करनी चाहिए। या वही गति को प्राप्त हो जाएगा? अब ये मैं नहीं कह सकता। अच्छा। एक काम वाकई गृह मंत्रालय ने बहुत अच्छा किया है और उसके आंकड़े हैं बाकायदा कि नक्सलवाद का दायरा घट रहा है। क्योंकि झारखंड में हमारा अखबार बहुत मानिंद अखबार है, नंबर 1 है हम, और कई जिलों में हमारे संवाददाता उससे प्रभावित रहते हैं। तो 100 जिलों से घट के उसका दायरा जो है कुल 15-20 जिलों में रह गया है, बहुत सक्रियता का। 15-20 जिलों का, अब उसको ये मान लीजिए कि लगभग 5-7 जिलों तक ही सिमट कर रह गया है इस समय। ये जादू हुआ कैसे? टारगेट ये है कि 2022 आते आते नक्सलवाद और उग्रवाद को हम इस हिंदुस्तान से समाप्त कर दें। ये जादू, ये नक्सलवाद का जादू हुआ कैसे? क्योंकि ये समस्या बड़ी पुरानी थी। अगर मुझे दंडकारण्य का उनका नक्शा याद आता है। दो कारण है। पहला कारण तो मैं ये देना चाहता हूं कि जिन क्षेत्रों में ये नक्सलाइट शेल्टर लेते थे, अथवा जिन क्षेत्रों के पिछड़े हुए ऐसे क्षेत्रों को के रहने वाले लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे, वहां तक हम लोगों ने, हमारी राज्य सरकारों ने पहुंचने की कोशिश की है। जिन राज्यों में ये नक्सलवाद का प्रभाव है, और जनता के साथ जहां हमने अपना संपर्क और संवाद बढ़ाया है, वहीं ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास का सिलसिला बहुत ही तेजी के साथ प्रारंभ किया है। लोग अब ये महसूस कर रहे हैं कि हम यदि अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, अपना विकास चाहते हैं, तो हमें सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। अब उन क्षेत्रों का जिसमें हम पहले कल्पना नहीं कर सकते थे कि लोगों का सहयोग हमको प्राप्त होगा, प्रायः नक्सलवादियों को सहयोग प्राप्त होता था डर के कारण, दहशत के कारण, अब वो सब सारे लोगों का सहयोग हमको प्राप्त हो रहा है। और दूसरी चीज कि जहां पर हिंसा का रास्ता जो नक्सलाइट्स अख्तियार करते हैं, तो फिगर्स आपके पास हैं, उसके बारे में नहीं कहूंगा मैं। वो फिगर उसकी गवाही देते हैं। और ये एक ऐसा काम इन 3 सालों में हुआ है जिसकी प्रतीक्षा थी। उम्मीद बहुत कम लोगों को थी, प्रतीक्षा थी। मैं कह सकता हूं कि 3.5-4 साल पहले
नक्सलवाद का जितना प्रभाव था उसमें अप्रॉक्सीमेटली 55% की कमी आ गई और नॉर्थ ईस्ट के उग्रवाद में जितना प्रभाव था उसमें 75% की कमी आ गई। एक सवाल है वेद प्रकाश त्रिपाठी का। इनफैक्ट समय आपसे बात करने के लिए हमेशा मुझे कम लगता है, सवाल तो मेरे पास भी लगभग 40 और लिखे हुए हैं, लेकिन तो भाषण नहीं किया सवाल लेकिन वेद प्रकाश त्रिपाठी का सवाल है कि हुर्रियत नेताओं को भारत सरकार सुरक्षा क्यों प्रदान करती है जबकि वे पाकिस्तान परस्त हैं? भारत सरकार सुरक्षा प्रदान नहीं करती है, राज्य सरकार करती है। पर राज्य सरकार भी क्यों करती है? आप उसको एडवाइस कर सकते हैं, ना कीजिए। आप गौरक्षकों के लिए एडवाइस कर सकते हैं, उनके लिए नहीं करते। एडवाइजरी भेजते हैं, लेकिन एडवाइजरी हमारी माने ना माने ये उनके ऊपर। एक जेपी सिंह जी का सवाल है कि कश्मीर में अनुच्छेद 35 है और 370 पर आपकी सरकार की क्या योजना है? 370 और 35A जी, दोनों के बारे में जी नहीं है। अभी कोई उसके साथ हमारी सरकार ने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, लेकिन उछाल तो दिया है वहां पर। नहीं, हम लोगों ने नहीं उछाला है। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने की PIL कोर्ट में की है। जी, मैं समझता हूं कि इस समय गेंद कोर्ट के पाले में है, उसी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक सवाल इसमें उन्होंने अपना नाम और मैं बतला दूं कि बहुत सारे लोगों ने तो ये अफवाह फैलाने की कोशिश की कि गवर्नमेंट ने ऐसी कोई पहल की है, पार्टी ने ऐसी पहल की है। मैं दो टूक शब्दों में मैं कहना चाहता हूं, हम लोगों की तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं हुई है। कोई ऐसे सिविल सोसाइटीज होंगी, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होंगे जिन लोगों की तरफ से ये पहल हुई। एक सवाल है, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। एक चीज और, मैं इसके कश्मीर की समस्या का समाधान कश्मीर के लोगों को विश्वास में लेकर हम करना चाहते हैं। हम कश्मीर के लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ फियर पैदा करके उनकी समस्या का समाधान नहीं करना चाहते। कश्मीर की समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो हम उन लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा करके उनकी समस्या का समाधान करना चाहते हैं। एक सवाल है, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है कि उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से मिलती है, सुरक्षा दृष्टि से ये सीमा पोरस है, खुली हुई है, इस पर केंद्र सरकार क्या कर रही है? वैसे भारत बर्मा, भारत भूटान और भारत नेपाल, ये सीमाएं जो है खुली हुई हैं। स्वाभाविक है कि जो सीमाएं खुली होती हैं दो देशों के बीच, उनकी सुरक्षा करना ये बहुत ही कठिन काम होता है। फिर भी ये हमारी फ्रेंडली कंट्रीज हैं, बर्मा, भूटान और नेपाल, तो कोई खास ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। कभी कभी स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब सारे चैलेंजेस रहते हैं, फेक करेंसी का आना जाना। तो इन सब सारी चीज़ों पर कंट्रोल करने के लिए समय समय पर जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो भी लगी हुई हैं वहाँ पर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, उनको इंस्ट्रक्शंस भी मिलते हैं और चौकसी के साथ उसका निर्वाह कर रही हैं। जब हम और ड्रग्स वगैरह की जो स्मगलिंग होती थी, फेक करेंसीज की, पहले से अच्छी खासी बरामदी इधर वर्षों में हुई है। ये जब हम सीमा की बात करते हैं तो एक सवाल ये भी जहन में उभरता है कि जो हमारे पास है अर्धसैनिक बलों की कमी है, सिर्फ संख्या में कमी है, उसके अलावा उनके पास संसाधनों की कमी है, अक्सर वो प्रोसीजर का फॉलो नहीं करते जिससे उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, ट्रेनिंग, और तीसरी बात है सुधार की। तो मेरा पहला सवाल कि सुरक्षा बलों में हम क्या कोई उनको बढ़ाने और उनकी अप्रोप्रिएट संख्या करने के लिए कोई बड़ा कदम सरकार उठा रही है? देखिए, वैसे तो लॉ एंड ऑर्डर ये स्टेट सब्जेक्ट है। मैं जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की इस समय संख्या जो कि हमारे गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये लगभग 9.5 लाख की फोर्स हमारे पास इस समय 9.5 लाख 10 लाख के आसपास है। वैसे हमारा टारगेट है यह है कि इसको बढ़ाने का, और भी बटालियंस हम लोग रेज करने जा रहे हैं, उसकी स्वीकृति भी मैंने दे दी है। तो ये हमारी फोर्स ये और बढ़ेगी। तो ये कब तक हो जाएगा कि लगातार? ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता रहता है। अच्छा, इसी तरह उनके असलहे बेहतर करने और उनकी ट्रेनिंग के लिए कोई काम इस तरह का हो रहा है? बहुत अच्छे असलहे, जो भी उनको इक्विपमेंट्स चाहिए। अभी आज के 3 महीने पहले जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हैं, इनका जहाँ पर हेडक्वार्टर है, तो कुछ आइटम्स के संबंध में अधिकारियों से हमारी चर्चा हुई थी। उन्होंने बतलाया था कि ये वेपन इस प्रकार का होता है, ये वेपन
इस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है। तो मैंने जाकर देखा कि एक उसके लिए सब कुछ उसका डिमॉन्स्ट्रेशन था। मैं 3 घंटे बैठकर स्वयं उनके बीच देखा है और सारे वेपन्स जो हैं उनका डिमॉन्स्ट्रेशन भी मैंने देखा है। मुझे पूरी तरह से उनको देखने के बाद यकीन हुआ है कि अब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को हर फ्रंट पर पहले से अच्छी कामयाबी मिलेगी। एनएसजी तो बड़ी एलीट फोर्स है, फिर वो सुरक्षा में भी है, वीवीआईपीज़ की, लेकिन जैसे सीआरपीएफ है तो अक्सर ये होता है जब कभी दंतेवाड़ा में या जब कभी उनके ऊपर हमला होता है कि साहब उनके पास उस तरीके की लैंड माइन से डील करने वाली व्हीकल्स नहीं है। एक प्रॉब्लम अभी है, जब से मैं आया हूं तब से उसमें मैं लगा हूं, लैंड माइन्स वाला ये चैलेंज ये बहुत बड़ा है। हाँ, ये बड़ा चैलेंज। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों से भी हम लोगों ने संपर्क किया है कि हम उसको यहाँ भी लाएं। क्या इजराइल से हम कुछ सीख रहे हैं इस संबंध में? हाँ। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो इजराइल का है, मैं इजराइल गया भी था, मैंने देखा बहुत ही अच्छा है। जी। और शायद आप लोगों ने अखबारों में भी इस चीज को पढ़ा होगा कि जो बॉर्डर पर पहले फेंसिंग रहती थी, तो मैंने कहा है कि केवल फेंसिंग से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि आवश्यकता है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट होना चाहिए। और लगभग कई हजार किलोमीटर ऐसे हैं जो रिवराइन है, नदी है, जंगल है, तो वहां पर फेंसिंग कर पाना संभव नहीं है, फेंसिंग होती भी नहीं। तो वहां पर टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन का प्रयोग किया जाए, राडार्स, सेंसर्स, थर्मल इमेजर्स, इनका प्रयोग किया जाए। तो अब यह हमारा काम, मैं समझता हूं कि जनवरी से टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन का प्रयोग बॉर्डर पर यह प्रारंभ हो जाएगा। और मैं तो यह चाहता हूं कि जहां फेंसिंग हुई है वहां पर भी टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन का बॉर्डर मैनेजमेंट की दृष्टि से प्रयोग हो। अभी जब आप होटल में प्रवेश कर रहे थे तो उस समय कुछ व्यापारियों ने आपको घेर के इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि आपने जीएसटी को, आपकी सरकार ने थोड़ा तरमीम किया। ये 3 कदम आगे और 1 कदम पीछे की रणनीति है या सरकार डर गई इतने सारे विरोध के बाद? देखिए, ऐसा है कि गवर्नमेंट लोग बनाते हैं, गवर्नेंस लोगों के लिए होती है, गवर्नेंस लोगों के द्वारा होती है। यदि मान लीजिए कोई पॉलिसी हमने बनाई, कोई प्रोग्राम बनाया, तो उसको इंप्लीमेंट करने के बाद हमें लगा कि इसमें यह सुधार होना चाहिए, यह कमी है, यह सुधार होना चाहिए, वह सुधार होना चाहिए, तो हम लोग ऐसे नहीं है कि बिल्कुल नहीं साहब हमने जो कर दिया सो कर दिया, डिक्टेटर की तरफ हम उससे एक कदम पीछे नहीं हटाएंगे। अब तो सुधार करने के बिल्कुल मनस्थिति बनाकर रखते हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये एक संपूर्ण लोकतांत्रिक और मानवीय सरकार है? हाँ, बिल्कुल लोकतांत्रिक तो होनी चाहिए। अच्छा, हम लोग दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में जो इस समय के हालात हैं, मैं अभी जब आपसे बात कर रहा था तो अभी एक ट्वीट आया कि दिल्ली गवर्नमेंट ने, एनजीटी ने ऑर्डर दिया है ऑड इवेंट को लेके, उनको लगता था ये तमाशा कर रहे हैं, तो उस ऑर्डर की समीक्षा के लिए एक अभी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है सारे डिपार्टमेंट्स की, अरविंद केजरीवाल के सरकार ने। लेकिन उनका एक आरोप लगातार लगता है, मैं उस आरोप की इतर मैं एक दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति के तौर पे सोचता हूँ कि क्या कोई केंद्र सरकार कम से कम दिल्ली एनसीआर को पॉल्यूशन मुक्त बनाने के लिए ऐसी कोई बड़ी स्कीम ला रही है? क्योंकि हर साल हम ये बात करते हैं। नहीं, हम वहाँ की दिल्ली गवर्नमेंट को हर प्रकार का असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन ये बातचीत हुई है, दिल्ली गवर्नमेंट अपने कुछ कदम उठा रही है। वो ये कहते हैं कि आपके एलजी साहब काम नहीं करने देते। पहले एक एलजी साहब थे, वो हट गए, अब दूसरे बड़े अभ्यस्त तो बड़े कोई एलजी आ गए। कोई एलजी या कोई गवर्नर आता है तो कुछ समय के बाद जब उसका कार्यकाल पूरा होता है हटता ही है, कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं होती है। लेकिन पॉल्यूशन पर जैसे आप गौरक्षकों के लिए कोशिश करते हैं, जैसे आप और चीज़ों के लिए करते हैं, जो हमारे 5-6 स्टेट्स की सरकारें हैं, इनको बुलाकर कोई इमरजेंसी हम क्यों नहीं बात करते? क्योंकि मैं कल आंकड़े देख रहा था, दिल्ली की तो जो हालत है वो तो सभी देखते हैं, वाराणसी, दिल्ली और पटना तीनों में पॉल्यूशन लेवल 1 था। तो क्या
मेरे मन में दिमाग आया कि क्या प्रलय ऐसी ही होती होगी जो हमारे शास्त्रों में लिखी है? देखिए, ये पॉल्यूशन का संकट एक बहुत बड़ा संकट है और हमारे देश के पर्यावरण के समक्ष देश ही नहीं बल्कि एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। और आप जानते हैं कई बार बराबर ग्लोबल मीट्स भी इस मुद्दे को लेकर जो है बराबर हो रही हैं, लेकिन भारत के लिए नहीं, दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी यह संकट पैदा होता है। लेकिन यह चैलेंज है, इस चैलेंज को हम लोगों ने स्वीकार किया है और इस चैलेंज को मीट आउट करेंगे, इस पर विजय प्राप्त करेंगे। तो क्या आपको इमरजेंसी बैठक सारे मुख्यमंत्रियों की या इस तरीके की बुलाना चाहेंगे? ऑफिसर्स के लेवल पर जो कुछ भी हो सकता है इस समय चल रहा है, उनको जो भी आवश्यक निर्देश देने चाहिए वह निर्देश सरकार के द्वारा दिए जा चुके हैं। राजनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद।